देखिए हमने लास्ट क्लास में फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। फ्लक्स जो था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था? एरिया, या नॉर्मली मैं सरफेस एरिया भी यूज करता हूं उसके लिए, सरफेस एरिया। ठीक है। और थीटा क्या था? एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल। ये इसके बीच का एंगल है। ठीक है। और ये आप जब यूज करोगे जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। फिर मैंने पढ़ा था, एक फ्लक्स का फॉर्मूला और पढ़ा था, वो था आपका ई डी एस कॉस थीटा। ये फ्लक्स था एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू, फ्लक्स थ्रू एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी। ये एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू फ्लक्स था। ठीक है। ये जब यूज करोगे जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेरिएबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? वेरिएबल हो। ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था इसके ऊपर। ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर करा देना एक। फाइंड टोटल फ्लक्स लिंक, ठीक है, विद द लिंक with the extended body from A1 1 meter square to A2 4 मीटर स्क्वायर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 3A स्क्वायर 2A प्लस 2। ठीक है। तो आपको करना है, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरिएबल रहेगी तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई डी एस। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यहाँ पर एन जो है, एरिया नॉर्मल जो है, एरिया जो भी होगा शीट का, वो पैरेलल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब थीटा क्या होगा उनके बीच में? 0 डिग्री का बनेगा। याद है? ठीक है। ई डी ए कॉस थीटा, डी ए लिख दो, डी एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फाइव इक्वल्स टू क्या होगा? ई क्या है? 3A स्क्वायर 2A प्लस 2 डी ए। और लिमिट लग गई आपकी, कहां से कहां तक की लिमिट ली है? लोअर लिमिट 1 मीटर की है और अपर लिमिट 4 मीटर की है। 1 और 4 लगा दीजिए। ठीक है। फाइव इक्वल्स टू में इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3 बाहर आएगा। ए स्क्वायर का क्या होगा? ए की पावर 3 अपॉन में 3। लिमिट लग गई 1 से लेके 4। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 बाहर आएगा। ए की पावर 1 है, इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है। 1 से लेके 4 की लिमिट लगी। यहाँ पर केवल 2 है, यहाँ पर केवल क्या है? 2 है। तो 2 बाहर आएगा और कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी ए बचेगा। केवल डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए। 1 और 4 नहीं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फ्लक्स क्या आ जाएगा? ए की पावर 3, 1 से लेके 4 की लिमिट, ए की पावर 2, 1 से लेके 4 की लिमिट, और 2 ए की पावर 1, 1 से लेके 4 की लिमिट। ठीक है। अब क्या होता है कि एक बार अपर लिमिट ए की पावर 3 को रिप्लेस करेंगे तो 4 की पावर 3, फिर एक बार 1 रिप्लेस करेगा ए की पावर 3 को तो 1 की पावर 3, बीच में आएगा माइनस। फिर ए स्क्वायर को एक बार ही क्या करेगा? 4 रिप्लेस करेगा तो 4 की पावर 2, फिर 1 की पावर 2। ऐसे बिल्कुल 4 और 1 ऐसे रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा आपका 16, 64, 64 माइनस 1, 64 माइनस 1, 16 माइनस 1, और ये क्या हुआ? 4 माइनस 1 तो क्या हुआ? 3। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 63, 15 और 6। इसको पूरा सॉल्व कीजिए तो ये आएगा आपका 78, 84। क्या आएगा? 84। ठीक है। फ्लक्स आ गया आपका, जो फ्लक्स आया है 84
न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इतना फ्लक्स है। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला आपको जब यूज करना है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेरिएबल हो। ठीक है, और एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू आपको फ्लक्स निकाल। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली गॉस थ्योरम कहते हैं इसको, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ भी कहते हैं, गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, और इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना कि ये इस बॉडी को, इसकी सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर जो चार्ज होता है उसको कहते हैं एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज्ड चार्ज कहते हैं। ठीक है, और इसकी शेप क्या होती है, किसी भी शेप, ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। इसकी शेप और साइज, गॉसियन सरफेस की शेप और साइज फिक्स नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं गॉस लॉ पे। तो गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये चार्ज है, कौन सा चार्ज है, एनक्लोज चार्ज, और ये है गॉसियन सरफेस। तो कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये जो आपकी गॉसियन सरफेस है इसके थ्रू जो कुल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस। देखिए फ्लक्स आपको पता है क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी और इस गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया को क्रॉस करेंगी। और आपको मैंने बता रखा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस एरिया को क्रॉस करती है तो वहां पर फ्लक्स आता है। तो गॉस ने बोला कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस is always equals to 1 by में एप्सिलॉन इनटू में enclosed charge, enclosed charge by Gaussian surface, Gaussian surface। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चार्ज क्या है, क्यू एनक्लोज है, किसके द्वारा, गॉसियन सरफेस के द्वारा। तो गॉसियन सरफेस में जो फ्लक्स होगा क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन के बराबर होगा। ठीक है, अब ये देखिए अगर मान लीजिए भाई इस तरह की गॉसियन सरफेस में आप और इसके साथ तो भैया फ्लक्स का होता है अपॉन में एप्सिलॉन, गॉसियन सरफेस में कुछ पता नहीं। सेम कह रहा है भैया कि अगर मान लीजिए
गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर 4-5 गॉसियन सरफेसेस अपने अपने अंदर सेम चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो कहता है भैया सबके थ्रू फ्लक्स भी क्या होगा, सेम रहेगा। बस ये ध्यान रखना गॉसियन सरफेस के अंदर का मीडियम क्या है, सेम रहना चाहिए, अंदर का मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, अंदर का मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। अब नोट में कुछ बातें हैं, जैसे मान ले गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर Q4 चार्ज है। तो भैया जो फ्लक्स होगा वो केवल इसकी वजह से होगा क्योंकि गॉसियन सरफेस ने इसी चार्ज को एनक्लोज कर रखा है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, Q1 अपॉन में एप्सिलॉन। जो एनक्लोज चार्ज होगा उसी से मतलब है, मैं बाहर जो बाहर चार्ज है उससे मतलब नहीं है, उसे काट पीट के बाहर फेंक दो, ठीक है। अब आते हैं भैया प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, गॉस लॉ का प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ बातें ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। ये है आपकी गॉसियन सरफेस, ये आपकी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। इसने अपने अंदर जो चार्ज एनक्लोज कर रखा है वो क्या कर रखा है, क्यों। और इसकी गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, आर है, स्फेरिकल शेप की है तो रेडियस आर दे रखी है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके थ्रू जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसका नॉर्मल इधर होगा और एरिया क्या होगा इसका डीएस, तो फ्लक्स क्या होगा इसके थ्रू, इसके जो थ्रू फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई होगा, डी फाई। और उसकी वैल्यू क्या होगी, ई डीएस कॉस थीटा। तो आपको बता दूं ई की वैल्यू कितनी रखी है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, डीएस क्या है, छोटा सा सरफेस एरिया, ये रहा डीएस। और आपको पता है नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या है, कॉस जीरो डी फाई। तो डी फाई क्या होगा आपका, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर डीएस, ऐसी रेंज है कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, छोड़ दीजिए। तो मतलब मुझे पता लग गया कि ये एलिमेंट है, ये क्या है, इस एलिमेंट के थ्रू जो फ्लक्स आया वो इतना आया, ठीक है। मुझे पता है, मुझे गॉस थ्योरम जो बात करती है वो टोटल फ्लक्स की बात करती है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू। मुझे इस गॉसियन सरफेस के छोटे से एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू इतनी पता है, पूरे सरफेस एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स होगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। टोटल फ्लक्स लिंक विद गिवन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होगा भैया आपका, तो इसको इंटीग्रेट करो तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है। ये पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर क्या आ गया, बाहर आ गया। डीएस क्या है, छोटा सरफेस एरिया, तो इसको इंटीग्रेट करना अपने को कभी पता है, डीएस जैसे बहुत सारे सरफेस एरिया स्फीयर के पास होंगे, सबको जोड़ोगे तो इन सबका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया जो कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, फाइव इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर, और ये क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। काटा पीटी करो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स क्या आ गया इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, 4 पाई एप्सिलॉन। यही कहा था भैया गॉस ने भी, गॉस ने कहा था कि एनक्लोज चार्ज जो टोटल फ्लक्स होता है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के थ्रू जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी।
ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया गॉसियन सरफेस के थ्रू। जब भी आपको गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ बातें नोट में ध्यान रखना। नोट में क्या है, मान लीजिए गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो नॉर्मल तो आपको पता है सरफेस का बाहर होगा, और इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, बाहर ही होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। तो इसको यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो होगा प्लस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा कि ये आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा डायग्राम, माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, अंदर आती है, और नॉर्मल क्या होता है भैया, एरिया का बाहर होता है। इसे कहते हैं इन फ्लक्स क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेगेटिव साइन ये बताएगा ये क्या है, इनवर्ड फ्लक्स है। क्या है ये, इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है। तीसरा डायग्राम देखिए, मान लीजिए अंदर एक चार्ज है Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3 और Qn चार्ज है। कुल कितना फ्लक्स होगा, तो भैया ध्यान रखना इस गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में कुल जो कुल फ्लक्स होगा इसकी सरफेस के थ्रू वो क्या होगा, टोटल एनक्लोज चार्ज Q1 Q2 डॉट 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 Q1 अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। ये कुल फ्लक्स की वैल्यू हुई, ठीक है। ये हो गया। अब आते भैया एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हाँ, नहीं मतलब लास्ट क्लास तो कल होगी इसकी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पहला लॉ, पहला जो है एप्लीकेशन इसकी वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, शीट शीट कराया था मैंने, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, कंडक्टिंग चार्ज, कंडक्टिंग शीट, चार्ज कंडक्टिंग शीट। एक चार्ज कंडक्टिंग शीट का मतलब है कि अगर मैं चार्ज दूंगा तो वो चार्ज क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा। जिसपे चार्ज चारों ओर फैल जाए उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग शीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कंडक्टिंग शीट कहते हैं। तो मुझे गॉस लॉ का इस्तेमाल करके एक कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब देखिए भैया, ये आपकी कंडक्टिंग शीट है, इसके ऊपर मैंने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, और वो चार्ज क्या हुआ, चारों ओर ऐसा फैल गया। कंडक्टिंग है ना, तो चार्ज चारों ओर क्या होगा, फैल गया। अब इसकी वजह से आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या तैयार करनी पड़ेगी, ये गॉसियन सरफेस। जहां पर भी आपको ये ध्यान रखना कि अगर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट के लिए आप क्या तैयार करोगे, गॉसियन सरफेस। और वो पॉइंट हमेशा उस गॉसियन सरफेस के सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस शीट को कवर अप करने के लिए, इस शीट के चार्ज को एनक्लोज करने के लिए आप जो भी गॉसियन सरफेस तैयार करोगे, समझ रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, उसकी सरफेस पे ही ये ए पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। ए पॉइंट जो आना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस आप तैयार कर रहे हो इसकी वजह से, इसकी इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो उस गॉसियन सरफेस की सरफेस पे ही ए पॉइंट आना चाहिए, सरफेस से दूर नहीं होना चाहिए। तो भैया मैंने क्या किया, इसके एक छोटे से चार्ज को, अच्छा एक बात बता दूं आपको मैं, इसका टोटल एरिया क्या है, ए एरिया है, और ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। तो आपको पता है कि इसके ए मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज है क्यू कूलम, ए मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, तो एक मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन में ए, क्या होगा। और एक मीटर स्क्वायर पे चार्ज होता है उसको सिग्मा से लिखते हैं, मतलब मुझे अगर इसका कोई भी एक मीटर स्क्वायर उठा लूंगा तो उसके ऊपर इतना चार्ज होगा, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है।
तो पता लग गया मुझे इस शीट के 1 मीटर स्क्वायर पर इतना चार्ज, जो कि क्या है, सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। तो देख, शीट को कवर करने के लिए मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस की शेप कुछ भी हो सकती है, बस वो चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज करे। क्या करे? तो मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस तैयार की, जो कि किस शेप की थी? सिलेंड्रिकल शेप की। क्या थी? और ये जो ए पॉइंट है ना, वो यहाँ पे आ गया। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोफील्ड निकालनी है। बिल्कुल सेम पीछे भी ऐसे निकालो, इतनी दूरी पर। पीछे भी होगा सिलेंडर। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी। मैंने कहा गॉसियन सरफेस की शेप कुछ फिक्स नहीं होती, वो किसी भी शेप की हो सकती है। ठीक है, अब इस सिलेंडर ने अपने अंदर कुछ चार्ज को एनक्लोज किया है, दिख रहा है ना, क्योंकि ये शीट से ही तो पास कर रहा है, और शीट का जितना पार्ट इसके अंदर है, इतने चार्ज को इसने अपने अंदर एनक्लोज कर लिया। तो उस चार्ज को मैंने क्या वो मान लिया, क्यू, स्मॉल क्यू। ये क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया? स्मॉल क्यू। अच्छा देखिए, इस जो शीट का ये जो मैंने ये अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? ये शीट ऐसी है, ऐसी आपकी ऐसी पड़ी हुई है इस शेप की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? ऐसे परपेंडिकुलर इधर भी निकलेंगी, पीछे भी, क्योंकि ये चार्ज शीट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? इसके ऊपर चार्ज ऐसे फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर लेफ्ट में भी, राइट में भी निकलेंगी और लेफ्ट में ही निकलेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो यहां से निकल रही है और यहां से निकल रही है, पीछे भी निकल रही है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां किसको क्रॉस कर रही है? इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं इसे? जिसको शेड किया ना उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस शीट से निकल रही है वो केवल इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अगर सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स, अच्छा देखिए इसका नॉर्मल क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन का नॉर्मल जो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, और यहाँ का नॉर्मल जो होगा वो इस तरीके से होगा। अच्छा देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस शीट से निकल रही है वो लेफ्ट के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही है और राइट के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर क्रॉस करती है फ्लक्स वहीं पर होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे टेढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? चार्ज बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम देख रहे हैं कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकल करके केवल किसको क्रॉस कर रही है? क्रॉस सेक्शन को। किसको क्रॉस कर रही है? कोई भी कर्व सरफेस एरिया को। कर्व सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही, यहां से कोई भी पास नहीं कर रहा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कर्व सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं करेंगी तो उसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? हमेशा शीट के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? शीट के। और जो शीट के परपेंडिकुलर रहेंगे केवल कहां से पास करेंगे? क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे। किससे पास करेंगे? और आपका जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी कर्व सरफेस में, सीएसए पे, कर्व सरफेस एरिया को क्या लिखते हैं? सीएसए, उससे फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इससे पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या है? जीरो। यहां से सीएसए से कोई फील्ड लाइन पास, फील्ड लाइन पास पास नहीं करेगी। कोई फील्ड लाइन सीएसए से पास नहीं करेगी, इसलिए सीएसए पे फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अब देखो लेफ्ट का फ्लक्स क्या होगा, यहां पर कितना फ्लक्स है? तो भैया आपको पता है फ्लक्स का, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कितना है इसका, तो मैंने मान लिया इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया भी क्या होगा? ए ही होगा, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। एरिया कितना है इसका? स्मॉल ए। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल क्या है? एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए एंगल क्या होगा? जीरो। तो कॉस जीरो।
हो जाएगा ई ए। क्या होगा? ई ए। लेफ्ट के थ्रू इतना फ्लक्स आ गया। अब राइट वाले फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। एरिया कितना है भैया? स्मॉल ए। और आपको पता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन में तो कॉस क्या होगा? 0। तो राइट का फ्लक्स क्या होगा आपका? ई ए। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब बात करते हैं भैया कि जो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर। और अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना तो सारे फ्लक्स को नॉर्मली ऐड कर सकते हो। टोटल फ्लक्स क्या होगा? सीएसए का फ्लक्स, कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया का फ्लक्स। एक ही चीज है यार। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, सी आर ऐसे मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया लेफ्ट का, प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया राइट का। ठीक है। तो हम जानते हैं टोटल फ्लक्स क्या होगा। सीएसए के थ्रू फ्लक्स क्या आ रहा है? 0। क्रॉस सेक्शन राइट लेफ्ट के थ्रू फ्लक्स क्या है? ई ए। और क्रॉस सेक्शन राइट के थ्रू फ्लक्स क्या है? वो भी ई ए। तो ये हो जाएगा टोटल क्या होगा? 2 ई ए। क्या आएगा? तो मतलब इस जो सिलेंड्रिकल आपने गॉसियन सरफेस खींची है इसके थ्रू कुल फ्लक्स क्या आ गया? 2 ई ए। अच्छा आपको पता है गॉस ने क्या कहा था? गॉस ने एक बात और बोली है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स क्या होता है? एनक्लोज्ड चार्ज बाय गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन। अभी फॉर्मूला हमने बताया था ना, गॉस ने कहा था कि वही जो कुल फ्लक्स होता है वो एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन के बराबर होता है। अच्छा इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई है सिलेंड्रिकल शेप की, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया? तो इसने इतना चार्ज एनक्लोज किया अपने अंदर, है ना? ये क्या है? चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। अब इस चार्ज की वैल्यू पता कैसे लगे? तो देखिए भैया, हाँ तो अब देखिए भैया, पहले एनक्लोज कैलकुलेशन फॉर एनक्लोज चार्ज, कैलकुलेशन फॉर एनक्लोज्ड चार्ज। एनक्लोज चार्ज के लिए कैलकुलेशन करनी आ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए भैया, आपको पता है कि इस शीट के 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है? इतना। अगर मुझे ये जो इतना पार्ट है इसका अगर मुझे एरिया पता लग जाए, इसका एरिया क्या है? स्मॉल है। जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो शीट दे रखी, जो सिलेंडर मैंने बना रखा है, ये जो सिलेंडर बना रखा है मैंने, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? स्मॉल है। तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? स्मॉल ए ही होगा। ये जो आप दिख रहा है आपको, ये स्मॉल ए होगा। इसका भी एरिया मुझे पता है। इसके 1 मीटर स्क्वायर पर सिग्मा चार्ज है। 2 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज होगा? 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पर 3 सिग्मा। तो मुझे पता है ये जो जो एनक्लोज पार्ट है, जिसमें जितना चार्ज एनक्लोज किया गया है, उसका एरिया कितना है? ए। क्या है? ए मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सिग्मा चार्ज है, 2 मीटर स्क्वायर पर 2 सिग्मा होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज क्या होगा? सिग्मा ए। क्या होगा? सिग्मा ए। ए क्या है? जितना चार्ज एनक्लोज किया गया उसका एरिया। और सिग्मा क्या है? 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनक्लोज चार्ज की वैल्यू जो स्मॉल क्यू है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स क्या होगा? तो एनक्लोज चार्ज क्या है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। क्यू की वैल्यू करके सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। और ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। मुझे पता है टोटल फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे ये रखी है, और यहाँ पे टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या रखी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगी? सिग्मा ए एप्सिलॉन बराबर में 2 ई ए से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गई? सिग्मा 2 एप्सिलॉन। ये शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक शीट है,
ठीक है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। ठीक है, समझ गया। तो इसकी वजह से जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए क्या होगी, बाहर जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर जाएगी, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा टू एप्सिलॉन। क्या होगी, बी पॉइंट पर भी इतनी रहेगी, सी पॉइंट कितना भी दूर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा यही रहेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ए पॉइंट का डिस्टेंस कुछ भी हो, ए पॉइंट का डिस्टेंस सीट से कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, शीट की वजह से सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन रहेगी। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट कहीं पर भी हो, पॉइंट कहीं पर भी हो, फील्ड हमेशा सेम रहेगी। किसकी वजह से, शीट की वजह से। ठीक है, समझ गया। अभी खैर शीट दोबारा कराऊंगा कल, ठीक है, लिख लिया हो तो रिकॉर्डिंग में। हाँ हाँ हाँ। इतना ही रहने देते हैं ना।